फ्रेंड्स, तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 2 में रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करते हैं। तो क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं हूँ श्वेत पवार। तो रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल दिया। उस एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फाउल लिया। फर्ज करें ये गोल्ड फाउल है, ठीक है। इस गोल्ड फाउल से रदरफोर्ड ने कुछ अल्फा रेडिएशंस पास करवाए, ऐसे, ठीक है। देखो, तो इस तरीके से कुछ अल्फा रेडिएशन जो इसने पास करा। फर्स्ट कर लिए हमारे पास अल्फा रेडिएशन से यहाँ से वो पास कर गया, ठीक है। दूसरा इसने यहाँ से जब गुजारा तो वो क्या कर गया, एंगल बना गया ऐसे, ठीक है। और कुछ अल्फा रेडिएशन जो थे न्यूक्लियस को लगकर वापस आ गए, ठीक है। और कुछ अल्फा रेडिएशन जो थे वो क्या कर गए, वो यहाँ से भी क्रॉस कर गए, ठीक है। यहाँ से क्रॉस कर गए, ठीक है। तो यहाँ से वो क्रॉस कर गए, यहाँ से क्रॉस कर गए, और कुछ अल्फा रेडिएशन जो थे वो बाउंस बैक कर गए, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया। तो जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स क्रॉस कर गए गोल्ड फाउल से, वहाँ से एटम की स्पेस जो है वो एम्प्टी है, ये रदरफोर्ड ने कहा। इसने बोला कि जहाँ से अल्फा रेडिएशंस एटम से क्रॉस कर गए हैं, वहाँ से एटम जो है बिल्कुल भी एम्प्टी है, यानी खाली है। जहाँ से अल्फा रेडिएशंस वापस आए हैं या फिर एंगल बना गए हैं, वहाँ पर एटम के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ठीक है। और वो पॉजिटिव चार्ज जो है सारे एटम में मौजूद नहीं है, एक छोटे से सर्किल में मौजूद है, एटम के बीच में मौजूद है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब इसके पोस्टुलेट्स देखते हैं एटम के जो एक्सपेरिमेंट था उसके। तो इसने एक्सपेरिमेंटली क्या देखा, कंक्लूजन ऑफ एक्सपेरिमेंट की हम कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। इसने कहा द मोस्ट स्पेस of an atom is empty as the most of alpha particles crossed through gold found, ठीक है। तो गोल्ड फाउल से अल्फा रेडिएशंस जहाँ से क्रॉस कर गए, वहाँ से एटम जो है बिल्कुल खाली है। उसके बाद इसने कहा कि दी सेंटर ऑफ एन एटम कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दैट चार्ज इज concentrated in the center in a circle that's called nucleus। इसने कहा कि एटम के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, जहाँ से हमारे अल्फा रेडिएशंस वापस आ गए। अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होती है, न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज होती है। तो पॉजिटिव यानी सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए हमारे अल्फा पार्टिकल्स वापस आ गए। और वो जो चार्ज है वो सारे एटम में नहीं है, एक सर्किल में जो है सेंटर के बीच में कंसंट्रेटेड है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। समझ में बात आ रही है। तो ये हमारे पास जो थे कंक्लूजन थी एक्सपेरिमेंट की। उसके बाद इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus at very high speed in circular path, ठीक है। तो ये हमारे पास जो थी, इसने पॉइंट बोली कि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही तेज़ी से न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो
रिवॉल्व करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये कंक्लूजन थी हमारे पास एक्सपेरिमेंट की। कौन सी? एटम का जो है मोस्ट स्पेस जो है वो है क्या है? एम्प्टी है। और एटम के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। वो पॉजिटिव चार्ज सारे एटम में नहीं है, लेकिन एक सर्किल में है, बीच में है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व करते हैं कहाँ पर? इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ्स में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द या फिर अराउंड जो है वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड के हिसाब से एटम के दो हिस्से होते हैं। एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। दूसरा क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है जो रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, और वो कैसे होते हैं? फर्स्ट करें, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारे पास क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारे पास क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ पर क्या है? न्यूट्रॉन। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं इसके इर्द गिर्द। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है कंक्लूजन थी किसकी? एक्सपेरिमेंट की, जो रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया। तो ये आप लिखे, आगे चलते हैं अब। ठीक है, तो अब हम एडवांटेज की बात करते हैं कि एडवांटेज जो है वो क्या था इस मॉडल का, और उसके बाद हम इसका ड्रॉबैक जो है वो भी पढ़ेंगे कि इसका ड्रॉबैक जो है वो क्या था। तो एडवांटेज को डिस्कस करते हैं अभी। एडवांटेज ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, कौन सा था? पहला ये था कि दिस मॉडल एक्सप्लेन न्यूक्लियस को ये इसने एक्सप्लेन किया, न्यूक्लियस के बारे में बताया। और इसने बोला कि न्यूक्लियस की जो साइज़ है वो बहुत छोटी है। फर्ज करें एक फुटबॉल का बड़ा ग्राउंड है, और फुटबॉल का बड़ा जो ग्राउंड है उसके बिल्कुल भी सेंटर में एक फुटबॉल पड़ा है। तो वो बिल्कुल जो पूरा ग्राउंड है वो एटम है, और जो फुटबॉल पड़ा है ग्राउंड के बीच में वो न्यूक्लियस है। इतनी छोटी साइज़ है किसकी? न्यूक्लियस की। उसके बाद इसने ये बात बोली कि एन एटम contains इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं। उसके बाद तीसरी बात इसने ये बोली कि एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन all subatomic particles are present in the nucleus, इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, या जितने भी होते हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, वो सब जो है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ही बाहर होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, शेल्स के अंदर, वहाँ पर वो रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, तो ये बातें जो थी इनकी थी। उसके बाद इसका जो ड्रॉबैक है वो भी पढ़ते हैं कि इसका ड्रॉबैक जो है वो क्या होता है। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो ये जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, बहुत सारी डेटा की वजह से, जो डेटा इसकी सही ना निकली, गलत निकली, तो उस डेटा की वजह से ये मॉडल फेल कर गया। तो ये जो मॉडल है, दिस एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन the laws
लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल बॉडीज। ये जो लॉ था ये ग्रेविटेशनल बॉडीज पर एप्लीकेबल था, जैसे मून है, अर्थ है, उन पर जो है ये एप्लीकेबल था, लेकिन एक चार्जेड पार्टिकल पर एप्लीकेबल नहीं था। उसके बाद इसकी बड़ी जो एक खामी थी या ड्रॉबैक था वो ये था कि इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते घूमते एनर्जी जो है वो रेडिएट करता है और न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाता है। ठीक है, इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस and radiates energy and falls in the nucleus। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते घूमते एनर्जी जो है वो रेडिएट करता है, एनर्जी लूज करता है। एनर्जी लूज करने के बाद ये जो है न्यूक्लियस में गिर जाता है। ठीक है, कैसे? फर्ज करें ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है और घूमते 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 क्या कर जाता है, ये न्यूक्लियस के अंदर जो है वो गिर जाता है। इसने ये बात बोली। ठीक है, क्या कहा? इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमते घूमते एनर्जी जो है वो रेडिएट करते न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है। ठीक है, उसके बाद इसने ये बात बोली कि इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स एनर्जी, कंटिन्यूसली, hence we get continuous spectrum, but actually we get line or discontinuous spectrum। इसने ये बात बोली कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करता है और हमें क्या हासिल होता है, हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हासिल होता है। कौन सा स्पेक्ट्रम हासिल होता है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हासिल होता है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में हमें डिसकंटिन्यूस या फिर लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो हासिल होता है, जो कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया। बात समझ में आ रही है? और ये एक्सपेरिमेंटली डेटा जो है हम कहाँ पर पढ़ेंगे? बोहर्स मॉडल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इसका बड़ा जो था एक ड्रॉबैक था। उसके बाद इसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम भी नहीं बताया। इट कांट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। इसने एटम की स्टेबिलिटी भी नहीं बताई कि एटम कैसे स्टेबल होता है। ठीक है, नहीं बताया इसने बस ये बात बोली कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते एनर्जी जो है रेडिएट करता है, न्यूक्लियस में फॉल कर जाता है और एनर्जी जो रेडिएट करता है वो कंटिन्यूस होती है और हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हासिल होता है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, हमें लाइन या फिर डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हासिल होता है। मतलब एटम की स्टेबिलिटी इसने डिफाइन नहीं की। लास्ट बात इसकी जो है वो भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। It can't told या फिर explained the velocity and number of electron। इससे हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी नहीं बताई, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं बताया कि किस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखिए आप, एटम तो बहुत सारे होते हैं ना, बहुत सारे एटम्स होते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चले कि किस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? कोई फार्मूला होता, कोई हमारे पास मेथड होता जिससे हमें पता चलता कि इस एटम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें इतने प्रोटॉन होते हैं, इसमें इतने न्यूट्रॉन होते हैं। इसने ये बात भी हमें नहीं बताई, तो इसका मॉडल फेल कर गया। और यहाँ से आगे आएगा नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल,
जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप इन चीज़ों को याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत आपको काम देगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।